अमेरिका की नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी पीएनजी ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन बंद कर रही है। पीएनजी की सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी जिलेट ने अपना कारोबार बंद करने से आज बाकायदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुतला भी कर दिया। एनर्जी सेक्टर हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेलीकॉम हो या केमिकल्स, हर मैदान में बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में अब नहीं रहे। सुपर टैक्स समेत 49% तक टैक्सेस और रेगुलेटरी ड्यूटीज की वजह से ये कंपनीज हमसे अपनी जान छुड़ा रही हैं और पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इन टैक्स कंप्लाइंट कंपनीज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो उससे मुकाबला नहीं कर पा रही है। पीएनजी कंज्यूमर की लार्जेस्ट कंपनी का एग्जिट होना ये तशवीशनाक इसलिए है कि पाकिस्तान एक कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री है जिसमें सेविंग्स कम लोग करते हैं, कंज्यूम ज्यादा करते हैं। उनके हम प्रॉफिट्स भी देखें तो डॉलर टर्म्स में बड़े अच्छे थे। एक्सोडस हर तरफ से हुआ है, ये कोई सेक्टर ओरिएंटेड नहीं है। पूरा जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है बिजनेस का और ये इन्वेस्टमेंट का, शिकायत तो उससे लगती है। चाहे ये टेलीनॉर हो या करीम हो या दूसरे ग्रुप्स हों, इनको सबसे बड़ी जो हिट लगी है वो कंजम्पशन या परचेजिंग पावर के कम होने की लगी है। डॉलर टर्म्स में जो 2018 से 23 तक का जो ट्रेंड रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द टफेस्ट एंड चैलेंजिंग पीरियड रहा है। वो कहते हैं कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जिससे नबर आज़मा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है कि जो अनऑफिशियल सेक्टर हैं जो कम्पीट करते हैं फॉर्मल सेक्टर के साथ, उनके मार्जिन्स बेहतर होते हैं, और जो फॉर्मल सेक्टर में करते हैं वो सेल्स टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्सेस से लेकर कॉर्पोरेट टैक्सेस वो सब दे रहे होते हैं। तो ये एक चैलेंज है। अफसोस ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हर लिहाज से बुरी खबर है। एक जानिब पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने ही नहीं, और दूसरी जानिब पहले से मौजूद गैर मुल्की कंपनियां यानी जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट लपेट कर पाकिस्तान से निकल रही हैं। इस हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई कि अमेरिका की नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी पीएनजी ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन बंद कर रही है और अपना बिजनेस आउटसोर्स करके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करेगी। ये वही कंपनी है जो पैम्पर्स, हेड एंड शोल्डर्स, विक्स, एरियल, वॉशिंग पाउडर और सेफगार्ड साबुन बनाती है। ख्याल रहे कि पीएनजी की सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी जिलेट ने अपना कारोबार बंद करने से आज बाकायदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुतला भी कर दिया। अफसोस और तशवीश का पहलू है कि पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए किसी हद तक नो इन्वेस्टमेंट जोन बनता जा रहा है। बहुत ही तशवीश की बात है। लाख कोशिशों के बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ब्रेक लगी हुई है। बात तो सच है कि जब मकामी इन्वेस्टर्स अपना सरमाया लगाने से कतरा रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों ठहरेगा। 2008 के बाद इन्वेस्टमेंट 20% से गिर के 12% पे आई और 12% से आज तक वो रिकवर नहीं की, कभी 13-14 इस तरह से चल रही है। इंडिया में, बांग्लादेश में 30-35% इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, और मेरा ख्याल है कि इसका जो नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी टैक्स पॉलिसी है, क्योंकि वो हमारे कोई भी इन्वेस्टर छोटा हो या बड़ा हो उसको इन्वेस्ट करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो निज़ाम जो है ना इसका, आई थिंक एफबीआर की हैरेसमेंट जो है इसको एलिमिनेट किए बगैर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। यही वजह है कि हालिया 10 सालों में 20 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से रुखसत हुई। चंद कंपनीज को अपना कारोबार मुकम्मल लपेटना पड़ा। कई कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने मिल्कियती शेयर्स फरोख्त कर दिए। कुछ फॉरेन कंपनीज ने अपने यूनिट्स मकामी कंपनीज के हवाले कर दिए। खास तौर पर पीडीएम की शहबाज हुकूमत में मल्टीनेशनल कंपनीज को 16 माह तक अपना प्रॉफिट बैरून मुल्क अपने हेडक्वार्टर्स को भेजने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा, और ये प्रॉफिट्स रीपैट्रिएट नहीं हो सके, डिविडेंड्स रीपैट्रिएट नहीं हो सके, और उसने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इमेज को। और ये उस वक्त हुआ जब उन्हें इजाज़त मिली तो रुपए की कदर तकरीबन 50% गिर चुकी थी। ये एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक रेड फ्लैग साबित हुआ कि पाकिस्तान एक हाई रिस्क मार्केट है
जहां ना उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, ना उनके डिविडेंड्स और ना उनके प्रॉफिट। जो चैलेंज हो गया है कि सबसे पहले तो जो कंपनीज के डिविडेंड थे वो रिमिट नहीं कर पा रहे। आज तकरीबन कोई 9 महीने हो गए हैं। जो सारी अब न्यूज फैल रही है, तो जो हेडक्वार्टर्स बैठे हुए हैं वो कंसर्न होने शुरू हो गए हैं कि यार हमारे जो डिविडेंड्स थे, जो प्रॉफिट्स थे, वो रिमिट नहीं हो पा रहे। पहले भी बैकलॉग था और पिछले 9 महीने से तो बिल्कुल ही रुक चुके हैं। उसके बाद हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि स्पेयर पार्ट्स की एलसी नहीं खुलना शुरू। तो जाहिर बात है अगर आपकी मशीन रगी है और स्पेयर पार्ट आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं और आपने इंपोर्ट करना है तो वो उसका मसला खड़ा हो चुका है। और पिछले कोई हफ्ते के अंदर काफी बेसिकली जो नॉइज क्रिएट होनी शुरू हो गई है कि जो रॉ मटेरियल की है वो एलसीज नहीं खुल रही हैं। इस वक्त पोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है और आने वाले दिनों में अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो ये तो एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देगा। पाकिस्तान से रुखसत होने वाली एक एक कंपनी की तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले एक अहम फैक्ट जान लें कि दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ या इमर्जिंग इकॉनमीज़ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एवरेज 11 से 13% इजाफा होता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 4 साल से FDI का ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा। पिछले साल पाकिस्तान में $2.45 बिलियन की FDI आई, जो फॉरेन आउटफ्लोज के बाद सिर्फ $1.8 बिलियन बाकी रह गई। गोया फॉरेन इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज का पाकिस्तान के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रहना महाल होता जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि हम पाकिस्तानी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ रहे हैं और इस वजह से गैर मुल्की यहाँ से निकल रहे हैं, बल्कि लग ये रहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, सुपर टैक्स समेत 49% तक टैक्सेस और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की वजह से ये कंपनीज हमसे अपनी जान छुड़ा रही हैं और पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इन डॉक्यूमेंटेड कंपनीज के लिए या इन टैक्स कंप्लाइंट कंपनीज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो उससे मुकाबला नहीं कर पा रही। दुनिया में कहीं 45% के टैक्स रेट पे कोई कारोबार नहीं हो सकता। क्या मैं किसी फॉरेनर को कन्विंस कर सकता हूँ कि वो पाकिस्तान आए और 45% टैक्स दे, 55% जब वो लेके जाए तो डिविडेंड पे 15% और टैक्स दे? वो पाकिस्तान में किस लिए इन्वेस्टमेंट करेगा जो कारोबार करते हैं? आज अगर वो 100 रुपए कमाते हैं तो उनके पास घर में मैक्सिमम 35 या 40 रुपीज बनते हैं, 60 रुपए वो गवर्नमेंट को देके चले जाते हैं। तो हम कहते हैं यार ये कारोबार वारा नहीं खा रहा। तो मुझे ये बताएं, जब मुझे वारा नहीं खा रहा तो जिसका डॉलर रेट 280 है उसको कैसे वारा खाएगा? तो फिर आप ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, फिर ये बातें नहीं करनी चाहिए ना। अगर ये रेट है तो आप BOI और SIFC को बंद कर दें। हालिया 10 सालों के दौरान एक के बाद एक दूसरी कंपनी पाकिस्तान से अपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को समेटती जा रही है और ये एक्सोडस या इनकला FMCGs यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया या किसी एक शोबे तक महदूद नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेलीकॉम हो या केमिकल्स, हर मैदान में बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में अब नहीं रहे। ये थे मगर अब निकल गए हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूल और एनर्जी के मैदान में दुनिया का एक नुमाया नाम शेल अपनी दहाइयों पुरानी शनाख्त के बावजूद सऊदी अरब की कंपनी वाफी एनर्जी को पाकिस्तान में अपना कारोबार बेचकर निकल गया। इसी लाइन में फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज भी शामिल है, जिसने टोटल पार्को में अपना 50% शेयर गवर्नर के हवाले कर दिया। इससे पहले सिंगापुर की पूमा एनर्जी भी अपने पाकिस्तानी यूनिट के 57% शेयर सिनर्जी को बेचकर पाकिस्तान से निकल गई। टेलीकॉम और डिजिटल दुनिया में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। करोड़ों सार्फिन को जोड़ने वाली नॉर्वे की टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर ने पाकिस्तान में अपना कारोबार PTCL को बेच दिया। UAE की टेलीकॉम कंपनी वारिद ने अपना बिजनेस जैस के हवाले कर दिया। उबर और करीम जो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट टैक्सी या राइड सर्विस की पहचान है, उन्होंने भी 2024 और 2025 में पाकिस्तान में अपना सफर खत्म कर दिया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जवाल पजीर शोबा शायद मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में 40 मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज काम करती थी, मगर आज उनकी तादाद सिर्फ 17 रह गई है। अमेरिकन कंपनी इली लिली ने 2022 में मकामी ऑपरेशन बंद करके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए दवाएं भेजने पर इत्तफा किया। जर्मन कंपनी बायर ने जून 2023 में अपने असासे एक मकामी कंपनी के सुपुर्द कर दिए। फ्रेंच कंपनी सेनोफी और जर्मन कंपनी फ्रोजीनियस काबी ने भी अपने शेयर्स एक पाकिस्तानी कंसोर्शियम के हवाले करके रुखसती ली। फार्मा कंपनीज में शामिल जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क, MSD ने भी पाकिस्तान में अपना सफर खत्म कर दिया और मेडिसिन की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी फाइजर भी अपने ब्रांड्स और असासे मकामी कंपनी के नए मालिकान को मुंतकिल करके पाकिस्तान से जा चुके हैं। हालिया ज़माने में कोरियन कंपनी लॉटे केमिकल ने भी अपने 75% शेयर्स मकामी कंपनी को फरोख्त करके अमली तौर पर पाकिस्तान से अपना वजूद समेट लिया। 1952 में तकरीबन दुनिया
दुनिया की 6 लीडिंग मल्टीनेशनल्स, ग्लैक्सो भी होती थी, उसमें स्मिथ एंड फ्रेंच भी होती थी, एबर्ट वगैरह, ये लेरेले, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे थी, जबकि इंडिया में एक भी नहीं थी, मलेशिया में एक भी नहीं थी, थाईलैंड में एक भी नहीं थी। अच्छा, ये देखिए कि ये कहाँ गई, ये वियतनाम गई, ये इंडिया गई, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में गई। वजह इसकी ये है, टैक्स रेट जो है हमारे यहाँ सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उसको टैक्स किया जाता है, और ऑलमोस्ट 40% जो इकोनॉमी है उसको टैक्स नहीं किया जाता। ये वो गैर मुल्की नामी ग्रामीणी कंपनीज हैं जो दुनिया भर में इन्वेस्टर्स के एतमाद की एक सिंबल समझी जाती है, अलामत है। ये दुरुस्त है कि बाज़ कंपनीज के फैसले ग्लोबल लेवल पर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से रीऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में भी हुए होंगे, लेकिन इन कंपनीज का पाकिस्तान से मुसलसल एक्सोडस सिर्फ बिजनेस डील या तिजारती फैसला नहीं, बल्कि एक नैरेटिव को जन्म देता है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सरजमीन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जरखेज तो बहुत है, मगर यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, और ख़ास तौर पर टैक्स की शदीद शरह, जो ऊँची शरह है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी सूरत से भी फीजिबल नहीं है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो। इसी के साथ रुपए की कदर में गैर यकीनी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ना, महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद में कमी, इंपोर्ट्स का बार बार ऑन और ऑफ हो जाना, फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन यानी मुनाफे की मुंतकिली के मसाइल, और दर्जनों रेगुलेटरी पाबंदियाँ, सुपर टैक्स समेत कई टैक्सेस की भरमार और बार बार पॉलिसीज़ के अचानक तब्दील हो जाने के सामने इन कंपनीज़ ने हार मान ली है और पाकिस्तान से चले जाने को फ़ौक़ियत दी है। ये सूरत हाल पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए एक तल्ख़ पैगाम है कि हमें हर हाल में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जानिब बढ़ना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की बेमिसाल काविशें अवाम के लिए महज एक दावा या दिखावा बनकर रह जाएंगी। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये तशवीशनाक डेवलपमेंट, जो कि आज हर सूरत में नुमायाँ होकर सामने आई, मगर ये कोई नया मामला नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है जनाब मोहम्मद सुहेल को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तान में कॉर्पोरेट अफेयर्स और सिक्योरिटीज़ अफेयर्स के एक मुस्तरद माहिर है। थैंक यू मोहम्मद सुहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक ट्रेंड बन गया है। आज का PNG के ये एग्ज़िट की ख़बर, चाहे वो उसकी जो भी वजूहात हो, लेकिन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है कि पाकिस्तान से फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एग्ज़िट है वो बड़ा नुमाया हो गया है, और बहुत लीडिंग ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, और ये यकीनन एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ये हम जानते हैं कि लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन इस तरह से इतने बड़े ब्रांड्स का, PNG जैसे ब्रांड्स का बाकायदा एग्ज़िट होना, फिर उसका पब्लिक एक इमेज बनता है, ये काफ़ी सीरियस कंसर्न की बात तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका तज्जिया सही है कमान साहब के जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करूं तो 20-25 साल से हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कुछ इसी तरह की सिचुएशन लेट 90s में भी आई थी, क्योंकि अर्ली 90s में पाकिस्तान में बूम था, पाकिस्तान नया इमर्जिंग मार्केट आया था, फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट, करेंसी के इश्यूज की वजह से हमने काफ़ी कंपनियों को जाते हुए देखा। फिर हमारे हालात कुछ बेहतर हुए, कुछ कंपनीज जो नहीं थी वो वापस आई हैं। बैंक्स और फार्मास्यूटिकल पिछले 20 साल से एग्जिट कर रही थी, मगर अभी जो ट्रेंड है ये 2017-18 ऑनवर्ड्स ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजूहात कुछ तो आपने बताई कि टैक्सेशन तो बिल्कुल है जो पिछले 2-3 साल से हुई है, मगर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है पिछले 6-7 वर्षों में, और जो करेंसी 105 से 282 हुई है, उसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है मल्टीनेशनल को, क्योंकि वो हर चीज़ को डॉलर टर्म्स में देखते हैं। हमारे यहाँ में रुपये में अगर ग्रोथ भी आ जाए तो वो कम हो जाती है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक ये सेटबैक तो है, मगर कंज्यूमर की लार्जेस्ट कंपनी का एग्जिट होना ये तशवीशनाक इसलिए है कामरान भाई कि कहा जाता था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन और पाकिस्तान के जो कंजम्पशन बिहेवियर हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं बनिस्बत अदर इमर्जिंग कंट्रीज़ के, क्योंकि पाकिस्तान एक कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री है जिसमें सेविंग्स कम लोग करते हैं, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। इसीलिए चाहे वो कोलगेट हो या यूनिलीवर हो, उनके हम प्रॉफिट्स भी देखें तो डॉलर टर्म्स में बड़े अच्छे थे। तो ये PNG का ये फैसला करना एक पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, और ये फैसला मेरे ख्याल में अचानक नहीं हुआ है। कोई 1.5 साल पहले
इन्होंने यही फार्मूला नाइजीरिया में भी किया था, जहां अपनी फैक्ट्री बंद करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे आए थे। और आई थिंक अभी पाकिस्तान में भी इन्होंने यही फार्मूला इख्तियार किया है। और 2-3 महीने पहले अमेरिका में इन्होंने अनाउंस भी किया था कि हम जो अनसर्टनिटीज हैं, खास तौर से यूएस टैरिफ से रिलेटेड, उसके तहत अगले साल 2 साल में 7,000 एम्प्लॉय को हम फारिग करेंगे। तो आई थिंक ये जो उनकी 3-4 महीने पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी, और जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है उसको देखते हुए लग रहा है कि जो कमज़ोर मुल्क हैं या जो वुल्नरेबल मुल्क हैं उससे ये एग्जिट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो ये मल्टीनेशनल एफएमसीजीज वगैरह हैं, अब ये इनका सबसे बड़ी शिकायत, जो ज़ाहिर है कि टैक्सेशन वगैरह की शिकायत अपनी जगह है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मसाइल अपनी जगह है। वो कहते हैं कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो कैश इकॉनमी है, जो जिसको सॉफ्ट करेंसी वो कहते हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि हम तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन जो जिस इकोसिस्टम में हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। पूरी दुनिया में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ डिजिटाइज हो रही हैं चीज़ें, वहाँ पे डॉक्यूमेंट हो रही हैं चीज़ें, वहाँ पर बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हालात सही नहीं हो रहे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे नबर्द-ओ-आज़मा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जी, ये एक प्रॉब्लम है कि जो अनऑफिशियल सेक्टर हैं जो compete करते हैं फॉर्मल सेक्टर के साथ, वो उनके मार्जिन्स बेहतर होते हैं या उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। और जो फॉर्मल सेक्टर में करते हैं वो सेल्स टैक्स से लेकर विदहोल्डिंग टैक्सेस से लेकर कॉर्पोरेट टैक्सेस वो सब दे रहे होते हैं। तो ये एक चैलेंज है, और हुकूमत दो नादरा के थ्रू और सीएनआईसी के थ्रू काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन हो गई है, मगर नीचे लेवल पे अभी भी बड़ी रेजिस्टेंस है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में अप्लाइंसेस सेक्टर, ग्रॉसरी सेक्टर को टैक्स करने की कोशिश की। एक लेवल से ज़्यादा आप रुपया इस्तेमाल ना करें उसकी भी कोशिश की, मगर डिफरेंट जो बिजनेस ग्रुप्स हैं या लॉबिंग्स हैं, उनके प्रेशर में आके हुकूमत ने वो ईज आउट कर दिया है। तो ये भी आई थिंक वन ऑफ द रीज़न है। मगर मेरा पर्सनल ख्याल है कि पिछले 4-5 साल में जो परचेजिंग पावर एक आम पाकिस्तानी की कम हुई है डॉलर टर्म्स में, तो जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके लिए अपने शेयर होल्डर होता है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। ऑल्दो अगर हमें रुपए में देखें तो वो ज़्यादा कमा रहे होंगे, मगर डॉलर टर्म्स में जो 2018 से 23 तक का जो ट्रेंड रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द टफेस्ट एंड चैलेंजिंग पीरियड रहा है, जिसका इफेक्ट आई थिंक पीएनजी पे भी हुआ होगा। और ये इनका फैसला आज का नहीं होगा, ये 1-2 साल पुराना फैसला होगा जिसको आज वो इम्प्लीमेंट करें। तो अच्छा, फिर ये है कि ये सिर्फ एक तो ज़ाहिर है कि कंज्यूमर सेक्टर एक बहुत ही जैसे कि आपने कहा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत उम्दा जो कंज्यूमर की हमारी कंपनीज़ हैं, लोकल भी और ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल भी, लेकिन उनको भी जो है वो ये फीजिबल नज़र नहीं आता। मगर इट्स नॉट जस्ट कंज्यूमर्स, हम देखें कि एग्जोडस हर तरफ से हुआ है, पाकिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला हुआ है। ये कोई सेक्टर ओरिएंटेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरह से फार्मा यहाँ से निकली है, जिस तरह से एनर्जी की कंपनीज निकली हैं, जिस तरह से टेलीकॉम यानी कि ख़ास तौर पे टेलीनॉर और वारिद निकली हैं, और जिस तरह से हमने देखा कि ये पूरी दुनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, ऊबर और करीम जो है वो भी अपना काम नहीं चला पाई, और दूसरी कई आईटी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो कोलैप्स हुई हैं। तो इट स्पीक्स ऑफ द एक पूरा जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है बिज़नेस का और ये इन्वेस्टमेंट का, शिकायत तो उससे लगती है, और उससे लोग जो हैं उनके जो है बहुत डिस्करेज्ड हैं। देखिए, मैंने जिस तरह कहा, ये चाहे ये टेलीनॉर हो या करीम हो या दूसरे ग्रुप्स हों, वो सारे परचेजिंग पावर उनके लिए बहुत अहम होता है, इंक्लूडिंग पीएनजी के लिए भी। तो वैसे तो हमारे यहाँ तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, या वैसे तो हमारे यहाँ मनी सप्लाई भी बढ़ रही है, नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी भी बढ़ रही है, मगर डॉलर टर्म्स में जो आपका परचेजिंग पावर का एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ी है पिछले 2-3 साल में, अभी जाके कुछ 6 साल भर से कम हुई है। तो एक पैमाना होता है नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा,
तो वो पाकिस्तान की अभी कुछ इम्प्रूव होके पिछले 1-2 साल की स्टेबिलिटी से कोई $1700-1800 के करीब आई है, 1600 से $1800। और जो बांग्लादेश है, जो हमसे पीछे हुआ करता था 10-15 साल पहले, वो कोई $2500 हो गया है। इंडिया भी कोई $2500 से ऊपर चला गया है। और एक रूल ऑफ थंब होता है कि एक डिसेंट, ये मिनिमम कह लें, परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर को फोर्स करता है कि वो कुछ बेहतर क्वालिटी की चीज़ें खरीदे, जो मे बी पीएनजी बनाता है, जैसे पैंटीन या हेड एंड शोल्डर। गरीब आदमी, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में शैम्पू इस्तेमाल भी करता होगा। तो एक गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जब बढ़ती है कि जब $2000-2500 की पर कैपिटा जीडीपी हो, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पिछले, मैंने कहा, 7-8 साल का क्राइसिस है, उससे बढ़ने की बजाय वो कम हो गई थी। और पिछले 1-2 साल से जब से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई है तो बढ़ी है। तो आई थिंक चाहे ये टेलीनॉर है या रफान मेज है या करीम है या अभी पीएनजी है, इनको सबसे बड़ी जो हिट लगी है वो कंजम्पशन या परचेजिंग पावर के कम होने की लगी है। जहाँ तक इनफॉर्मल सेक्टर है और टैक्सेशन है, या करेंसी की डिवैल्यूएशन है या करेंसी का रिपैट्रिएशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, मगर सबसे ज़्यादा इशू मेरे नज़दीक परचेजिंग पावर का एरोड होना है। ये भी एक चीज़ है कि जो आपने तरफ इशारा किया कि पाकिस्तानी जो है वो उनके पास परचेजिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा वीक है, जो रीजन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये तो हमने बड़े ब्रांड्स की बात की, हमने देखा है कि जो ग्लोबल फेम्ड के जो खाने पीने की चीज़ों के और स्नैक्स के ब्रांड होते हैं, वो भी पाकिस्तान में फेल हो गए। बर्गर किंग पाकिस्तान में बंद हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तक पिज़्ज़ा हट बंद हो गया था, जॉनी रॉकेट बंद हो गया था। आपने देखा था कि ये फैट बर्गर बंद हो गया, हार्डीज़ बंद हो गया। मतलब एक लाइन लगी हुई है कि कोई कारोबार जो है वो इस किस्म का जो है, और ये जो कि बेसिकली फॉरेन ब्रांड है या फॉरेन उसकी एक बड़ी रिकग्निशन है, कोई नहीं चल पा रहा। जी देखिए, इसमें एक मेन रीज़न तो मैंने आपको परचेजिंग पावर का बताया, सबसे मेन रीज़न ये। इसके बाद आई थिंक कहीं कहीं जो कुछ आपने एग्जांपल दिए, वहाँ पे ये भी था कि इंपोर्टेड कंपोनेंट उनके फिनिश प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में फाइनली रियलाइजेशन हुई है कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाई जाए। ऑल्दो अब वो हुआ तो नहीं है, बट कोशिश बज़ाहिर यही लग रही है। तो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसका चीज़ या जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था, वो तो फिजिबल ही नहीं रही हैं। तो इसी वजह से हमने देखा है कि ये जो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज में मार्केट बेहतर हो रही है, बट वो ड्रिवन बाय लोकल प्रोड्यूस है, क्योंकि वो लोकल रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्टेड नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक मेजर रीज़न परचेजिंग पावर ही है, मगर इसके अलावा कुछ फैक्टर इंपोर्ट्स से रिलेटेड भी है, जिसको इन फीजिबल, जो फीजिबल नहीं रहा करेंसी की वजह से, जिसकी वजह से उनका मार्जिन इतना नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान में सरवाइव कर सकें। चलो ये समझाइएगा कि ओवरऑल ठीक है कि लोकल इकॉनमी काम करे, लोकल जो इंजन है इकॉनमी का वो काम करे, और लोकल प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट हो और लोकल प्रोडक्ट सामने आए। मगर आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न ये भी है कि कोई लोकल लेवल पे भी कोई हमें बड़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स नज़र नहीं आ रही, एक्सपेंशंस नज़र नहीं आ रही, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। लोकल इन्वेस्टर से बात करते हैं तो वो भी कोई किसी सूरत में भी इनकरेज नज़र नहीं आ रहा। और वो कहता है, वो बात वही करता है, ये टैक्सेशन की लेवल्स 50-55%, ये FBR के मामलात, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामलात, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको उसी तरीके से काट रही हैं जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो हमारे लिए चले कोई कहे कि लोकली हम इंपोर्ट रिप्लेसमेंट हो रही है, लोकल चीज़ें बन रही हैं, लेकिन वो भी तो हमें कोई बड़ा बेहतर माहौल नहीं नज़र आ रहा। जी देखिए, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मल्टीनेशनल का चला जाना अच्छी बात है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल इन्वेस्टर्स को सपोर्ट मिले। मेरा ख्याल में मल्टीनेशनल का रहना बहुत ज़रूरी है जी। दो वजूहात की वजह से। एक तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है कि
वो अपनी जो क्रिएटिविटी जो दूसरे मुल्क में आजमा चुके हैं, अपने जो सिस्टम्स, अपनी पॉलिसीज वो लाएं। आइडियली होना ये चाहिए कि ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो कुछ मल्टीनेशनल या कुछ फूड कंपनीज जो इसलिए एग्जिट कर गई कि इंपोर्ट महंगा हो गया था, तो आइडियली तो वो इम्पोर्टेड मटेरियल पाकिस्तान में ही बनना चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो चीज़ है या चाहे वो कोई और चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई कि हम वो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल जो मल्टीनेशनल चाहती हैं वो बना सकें, तो वो अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट करते हैं। जहाँ तक लोकल इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है, आपने बजाक फरमाया कि वहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। उसका रीज़न भी पिछले कोई 4-5 साल की जो इकोनॉमिक क्या कह लें स्लो डाउन था, ये इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिसने करेंसी क्राइसिस को भी जन्म दिया। उसकी वजह से ओवरऑल परचेजिंग पावर कम हुआ है, तो कंजम्पशन कम हो गई है। अब आप देखें, स्टील है, सीमेंट है, इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल पिछले 3-4 साल से या तो फ्लैट है या गिर रही है। तो अगर आपकी कैपेसिटी 100 है और कंजम्पशन 80 से 75 हो गई है, तो अभी तो मेजर इंडस्ट्रीज में ओवर कैपेसिटी है। तो जब मेजर इंडस्ट्रीज में ओवर कैपेसिटी है, तो वो तो 1-2 साल तक अगर पाकिस्तान में ग्रोथ आ भी जाती है, जो अभी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ आ भी रही है, तो 1-2 साल तो वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ही डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो इसलिए लोकल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मेजर एरियाज में नहीं हो रही है। ऑल्दो ये है कि जो कंपनीज बड़ी एग्जिट कर रही हैं, मल्टीनेशनल हैं या कोई और ग्रुप्स हैं, जैसे टेलीनॉर की बात की आपने, रफान की बात की या शेल की बात की, तो उसके लिए जो बायर्स थे पहले बहुत लिमिटेड थे, अब आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो लोकल हैं या मल्टीनेशनल हैं। तो कुछ आसार हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ मर्ज, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लफ्ज़ में कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। वो ये शो करता है कि एटलीस्ट लोकल का एतमाद जो था वो कुछ हद तक बहाल होना शुरू हुआ है। अच्छा, ये अभी मैं मुझसे मिस हुआ था, मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी जो एक बड़ी प्रोमिनेंट डिसइन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान से निकला है, ये तो अभी हम आज बात कर रहे हैं प्रॉक्टर एंड गैबल की, आपने रफान का नाम लिया, तो इसको एक्सप्लेन करें कि इसको कैसे देख रहे हैं कि ऑब्वियसली दिस वाज आल्सो अ फॉरेन होल्डिंग। जी देखें, ये रफान भी एक कंज्यूमर रिलेटेड ही है, बहुत पुरानी कंपनी है पाकिस्तान में, और ये इन्होंने एग्जिट अभी इनका होने जा रहा है, ट्रांजैक्शन आखिरी मराहिल में है, और उसको पाकिस्तान का मंशा ग्रुप जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है, उसने खरीदने का इरादा शो किया है। ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब हमारी इत्तला के मुताबिक हो गई हैं। तो ये इसका भी फैसला आज का नहीं है, ये काफ़ी सालों से, मतलब मेरे ख्याल में 2-3 साल से ये ट्रांजैक्शन पाइपलाइन में थी कि वो एग्जिट करे। तो जो मैं थोड़ा सा फ्लिप साइड बता रहा हूँ कि एक ट्रांजैक्शन या एक सेल ऑफ जो 2-3 साल से नहीं हो रहा था, वो अभी हो गया है। इसका मतलब एक तरह तो नेगेटिव साइड ये है कि वो पाकिस्तान से एक इंटरनेशनल ब्रांड जा रहा है, बट उसका खरीदार जो था राइट प्राइस पे वो 2-3 साल से नहीं था, जो अभी मिला है। तो उसका पॉजिटिव साइड ये है या फ्लिप साइड ये है कि वो लोकल इन्वेस्टर्स जो एक अच्छे एसेट को नहीं खरीद रहे थे, वो उसको अभी खरीदारी में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन है जो क्लोज टू क्लोजर है, वो है अटक सीमेंट की। ये भी एक मिडिल ईस्ट का फरौन ग्रुप जी। है, जो अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के नाम से बहुत सारे सेक्टर्स में है और ऑयल रिलेटेड। उसने भी अपना इंटेंशन दिया है कि वो एग्जिट करेगा, और उसके लिए कुछ लोकल कंपनीज वो खरीदारी के लिए दिलचस्पी रखती हैं, और हमें लग रहा है कि वो भी बहुत जल्द ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसका मतलब है कि लोकल्स एटलीस्ट ने कुछ हद तक हिम्मत की है कि वो जो एसेट्स हैं जो बराए फरोख्त के काफ़ी अरसे से उसको खरीदें। और इस दौरान जहां हम बहुत फ्रीक्वेंट एग्ज़िट की खबरें सुन रहे हैं, अभी इरफान की बात हो गई, अटक ऑयल की बात हो गई, आज PNG की बात हो गई, इससे पहले जैसे कि हमने सारा बताया टेलीनॉर और ये वारिद और ये करीम और ऊबर और शेल और व्हाट नॉट, लेकिन कोई नया ग्रुप, कोई प्रोमिनेंट ग्रुप, कोई नई प्रोमिनेंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो खबर कोई भी नहीं आती। नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं आई है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अरामको की थी, वो भी डॉलर टर्म्स में कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, कोई 50-100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर की थी। आई थिंक वो उसमें टाइम लगेगा। जो हमने
पाकिस्तान एक फ्रंटियर कंट्री है। फ्रंटियर कंट्री होती है कि बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तो हमने 1998 के न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद हमने देखा था कि 7-8 साल तक लोगों ने, बड़ी कंपनी ने एग्जिट किया है। फिर जो था, लोकल इन्वेस्टर्स ने पहले सरमायाकारी की, फिर प्राइवेटाइजेशन हुई, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए। तो मुझे लगता है यही ट्रेंड चल रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर 15-20 साल के बाद एग्जिट होते हैं, फिर लोग एंटर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो पहला मरहले में लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो खरीदेंगे एसेट्स को। सेकंड मरहले में जो सरकार है वो अपने एसेट्स को बेचेगी। हो सकता है उसको भी लोकली खरीदें, या शायद उसमें कोई, आप जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल आ जाए 2-3 साल में। और फिर जाकर अगर इकोनॉमी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रही, हमारा सियासी माहौल में इस्तेकाम रहा, तो फिर कोई जाकर 3-4 साल के बाद कोई आपको बड़ा नाम $500 बिलियन बिलियन डॉलर का नजर आए। अच्छा, इस दौरान जो सबसे प्रोमिनेंट एग्ज़िट हुआ है सोहेल भाई, वो हुआ है फार्मा सेक्टर के अंदर। जो हमारे लोकल फार्मा प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है कि वो भी अच्छे प्रोमिनेंट और बड़ी अच्छी कंपनीज बनी हैं, और उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हिल्टन, गेट्स वगैरह, ये सब बहुत ज़बरदस्त कंपनीज रही हैं। लेकिन एक्सोडस बहुत बड़ा हुआ है फार्मा से, जो हुआ है, इससे मजमूई तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? फ़ायदा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो वैक्यूम बना, या जो जगह खाली हुई, या जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए, वो पाकिस्तानी कंपनीज़ ने हासिल किए। तो मजमूई तौर पे फार्मा सेक्टर का ये जो एग्ज़िट है, इसको कैसे देखेंगे? लेकिन चाहे फार्मा हो या टेलीकॉम हो या कंज्यूमर हो, कहाँ भाई मल्टीनेशनल का जाना मुल्क के लिए बॉटम लाइन नुकसानदेह है। क्योंकि वो मल्टीनेशनल आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी लाती है, वो जी। आपके मुल्क में सिस्टम्स लाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नेंस लाती है। फार्मा के केस में आई थिंक रीज़न ये पिछले 2-3 साल या 5-6 साल की जो हम बात कर रहे हैं क्राइसिस की, उसमें नहीं है, पिछले 20 साल में हुआ है, 20-25 साल में। और उसका सबसे बड़ा रीज़न फार्मा का प्राइस कंट्रोल था। हुकूमत पाकिस्तान जो है दवाइयों की कीमत का तयन खुद करती थी। फिर जो है आज से कुछ 7-8 साल पहले उन्होंने प्राइसिंग फार्मूले को थोड़ा सा लिबरलाइज करके महंगाई से या इन्फ्लेशन से जोड़ा। और अभी जाके पिछले साल एक बड़ा जी जी। लैंडमार्क डिसीजन हुकूमत ने लिया है कि जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स को नॉन एसेंशियल है डीरेगुलेट कर दिया। जी। डीरेगुलेट कर दिया है, जिसका एक नतीजा थोड़ा ये हुआ है कि कीमतें कुछ बढ़ गई हैं। मगर अभी मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल्स जो हैं, अगर जो रह गई हैं, उनका तो काफ़ी हालात बेहतर हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नियर फ्यूचर में जो रिमेनिंग मल्टीनेशनल हैं वो एग्जिट करें। जहाँ तक लोकल्स हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल बैंक्स गई और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल गई, ये तो साबित है कि 20 साल में अगर वो अगर आज देख लें कि यूबीएल ने या हबीब बैंक ने, ये तो लोकल ही थे, और एमसीबी देख लें, फिर इस तरह मीज़ान देख लें, और जो गेट्स फार्मा है, हिल्टन है, और मार्टिन डाउ है, अगर आप उनके 15-20 साल में देख लें, तो वो जो शायद मल्टीनेशनल्स हैं वो शायद रिग्रेट करें कि यार ये हमने क्यों बेच दिया। मगर जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मार्जिन का लो लेवल पे वो नहीं कर सकती हैं, और जो लोकल्स हैं वो कर सकते हैं। और फार्मा में एक और भी इशू है कि जो हमारे अप्रूवल्स के और मैटर्स हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और टैक्सेशन के जो एक मल्टीनेशनल अफोर्ड नहीं कर सकती करने के लिए। जो मैंने आपको कहा था कि मल्टीनेशनल जब पाकिस्तान आती है तो गवर्नेंस भी लाती है, तो वो गवर्नेंस है, लोकल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, मल्टीनेशनल नहीं करती। लेकिन आई थिंक मल्टीनेशनल जो पाकिस्तान में आए और फिर निकल गए, अपने आप को स्केल डाउन किया, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में, वो तो खरे नुकसान में रहे ना सोहेल भाई। चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, चाहे HSBC हो, चाहे सिटी भी, ये जो स्केल डाउन इन्होंने कर दिया। अब जो कि ब्रांड नहीं थे मगर इंटरनेशनल ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान के बैंकिंग में इन्वेस्टेड, ख़ास तौर पे UBL में बेस्टवे और मीज़ान में जो कोईती ग्रुप है, ये तो इनके तो वारे न्यारे हो गए। मतलब ये तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर है
उसके तो मज़े आ गए। देखें, एक एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो आपको कहीं नजर नहीं आती है। उसकी 40 ब्रांचें हो गई हैं, मगर उसके बावजूद स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट अर्नर फॉर द रीजनल स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो अगर HSBC या फॉर दैट मैटर ABN AMRO और जो दूसरे बैंक हैं वो रहते, तो वो भी ज्यादा कमाते हैं। मगर आई थिंक बैंक्स में दो और चीजें हैं। ये सारे जो बैंक्स आए थे, ये 90s में आर्बिट्राज करते थे। हुकूमत पाकिस्तान उनको एक रेट पे करेंसी देती थी, फिर वो हेज करते थे और वो आगे इन्वेस्ट करते थे। इसके बाद कुछ बैंक्स जो रह गए, जैसे सिटी बैंक वगैरह, वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए भूखे थे। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई तो वो भी नहीं हुआ। तो आई थिंक बैंक्स में डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट थे। मगर जो कंज्यूमर रिलेटेड बैंक्स हैं, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी वो नहीं किया जो हबीब बैंक ने या UBL ने या मीज़ान ने किया फॉर दैट मैटर, मगर लो प्रोफाइल कम ब्रांचेस को चलाते हुए भी उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है और डिविडेंड है वो देखकर मुझे लगता है जिन्होंने एग्जिट किया था वो शायद अपने फैसले को रिग्रेट कर रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर में जो 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 फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो उन्होंने पाकिस्तान के बैंकिंग के पूरे शोबे को भी बहुत, जैसे आप मुसलसल कहते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लाते हैं, अच्छी लीडरशिप लाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस लाते हैं, जैसे कि HBL या UBL या मीज़ान वगैरह में हमने देखा। तो उस जगह पे तो हमें हर सूरत में फ़ायदा हुआ है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है वो तो एक मिसाल है ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कि और 25-30 साल पहले जहाँ हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए इंजेक्ट करती थी उन बैंक्स को चलाने के लिए, वहाँ आज बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर। ना सिर्फ ये, जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो उसमें उनका बैकग्राउंड लोकल हो या आगा खान फंड हो या फॉर दैट मैटर कुवैती कंपनी हो, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टर्स ही हैं बट हम उनको वो मल्टीनेशनल या कोई US बेस्ड इन्वेस्टर्स क्लासिफाई नहीं करते। अगर हम उनका रिटर्न देखें तो वो तो आई थिंक अनमैचेबल है। तो यही लैंडस्केप चेंज हुआ था कि जो मल्टीनेशनल जो बिग नेम्स थे US एंड यूरोपियन बैंक्स, उनके एग्जिट ने इन तरह के पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान ड्रिवन जो इन्वेस्टर्स थे या मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर्स थे, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में भी ये बैंकिंग सेक्टर बचा रहा। और फिर इसके बाद एक इंटरेस्ट रेट का गिराव आया 22% से 11%, तो ये लग रहा था कि ये बैंकिंग सेक्टर अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर सके। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में $3 बिलियन के से ज़्यादा कुछ ही कंपनीज हैं, जिसमें से 2 बैंक्स हैं, UBL और मीज़ान बैंक। 3 बिलियन की मार्केट कैप इनकी हो गई है। तो आपने स्टॉक मार्केट की बात की, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो मुनाफा ही हुआ ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे मुनाफा मिल रहा है और ओवरऑल मेरी जो है सिक्योरिटी है, मेरे कैपिटल की जो मैं इन्वेस्ट करूँगा वो महफूज है। तो इन दोनों मामलों में इस वक्त तो पाकिस्तान की सिचुएशन लाजवाब है। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डॉलराइज्ड रिटर्न, आपके पास ज़्यादा स्पेसिफिक मालूमात होगी, 60-65% दे चुका है डॉलर में रिटर्न, जो कि कहीं पे दुनिया में शायद नहीं मिला है। और करेंसी भी स्टेबल है पिछले 2 साल से। मगर सुहेल भाई, उसके बावजूद पाकिस्तान से इतना खौफ या इतनी एक कॉशियस एटीट्यूड या करीब नहीं आना पाकिस्तान के, कि हमने ऑलमोस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी नहीं इस वारे न्यारे ज़माने में भी। देखिए, आई थिंक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट हैं। अव्वल तो ये कि ये फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं पाकिस्तान में जो विजिट किया है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक शायद इतना ज़्यादा नहीं है जितना रीजनल स्पेसिफिक है। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, यहाँ भी पिछले 2-3 साल में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एग्जिट नजर आया है। इसका आई थिंक पाकिस्तान स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये मोर
रीजनल या ग्लोबल है, यूएस टैरिफ की वजह से और यूएस इलेक्शन के अनसर्टेनिटी की वजह से हर जगह हमने एग्जिट देखा है। दूसरे डायनामिक्स ये हैं कि अनलाइक मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो पीएनजी है या टेलीनॉर है, जिसके डिविडेंड साल डेढ़ साल तक रुके रहे, उसके बाद वो मिल गए थे, तो डिविडेंड्स और रिपैट्रिएशन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का था पाकिस्तान में, वो नहीं रुका है 2018 से। सो दिस इज अ यूनिक थिंग जो कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिससे हम भी बात करते हैं वो भी इस बात पे यकीन नहीं करते ऐसा हुआ है, बट ऐसा हुआ है। अलबत्ता हमने अभी देखना शुरू किया है रिसेंटली, पिछले 6 महीने 12 महीने से, कि पाकिस्तान में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कुछ इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। वो भी ताज्जुब में है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तानी मार्केट सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है ब्लूमबर्ग के हिसाब से। तो अभी कामरान भाई हमने देखा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जन्म ले रहा है, मगर मेरे ख्याल में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में ना होना, उसकी ज़्यादा वजह रीजनल है। आज की तारीख में इंडिया की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ साइज भी बड़ा है, वहाँ इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, बट वहाँ भी इस साल हमने आउटफ्लो देखा है। हमारे यहाँ आउटफ्लो की बात नहीं, हमारे यहाँ तो जो हमारी तो अट्रैक्शन बहुत थी ना, हमारे यहाँ तो रिटर्न्स बहुत रोबस्ट थे। वहाँ पे रिटर्न्स नहीं थे, वहाँ तो टोटली स्लगिश रही है मार्केट्स तीनों जगह की, बांग्लादेश की, इंडिया की, वियतनाम की। लेकिन पाकिस्तान ऑन द कॉन्ट्ररी वाज ऑन द राइज थ्रू आउट, वो अट्रैक्ट नहीं कर सका कैपिटल। नहीं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कुछ फंड्स पिछले साल आए थे, मैंने कहा ना थोड़े डायनामिक्स चेंज हैं। पिछले साल एक पैसिव इन्वेस्टमेंट थी 400-500 मिलियन डॉलर की, वो आउट हुई थी। अगर हम उसको हटा दें तो पिछले साल पाकिस्तान में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई थी। अब वो 400-500 मिलियन डॉलर की जो एग्जिट हुई है, उसकी एक बड़ी टेक्निकल वजह है कि पाकिस्तान जो है इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा हुआ करता था आज से कई साल पहले एमएससीआई में, जो एक लीडिंग इंडेक्स प्रोवाइडर है, और फुटसी में, जो यूके की एक इंडेक्स प्रोवाइडिंग सर्विस है। तो पिछले साल पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से निकाल के फ्रंटियर कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा फंड था जिसने पाकिस्तान में फरोख्त की थी, उसको हम पैसिव फंड कहते हैं, बट उसके बनिस्बत कुछ एक्टिव फंड मैनेजर हैं जो रिसर्च के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने खरीदारी की थी। अब हुआ ये है कि वो जिन्होंने पिछले साल खरीदारी की थी उनके बारे न्यारे हो गए, वो 100% रिटर्न हो गया, वो बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में कभी 12 महीने में 100% रिटर्न देखा ही नहीं है, तो उनको तो यकीन नहीं आ रहा। तो अभी जो हमें आउटफ्लो का नंबर नजर आया है वो जो है उन इन्वेस्टर का है जिन्होंने पिछले साल पैसिव फंड की सेलिंग के अगेंस्ट खरीदारी की थी। और अगर आप मुशर्रफ साहब का 2001, 2, 3 का भी तजिया करें तो वह यही था कि मार्केट लगातार 50-60% बढ़ती रही 2-3 साल तक लोकल इन्वेस्टर्स के सपोर्ट से, और फिर जाके हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी थी। तो मुझे भी लगता है कि अभी नहीं तो 6 महीने 8 महीने के बाद जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू होंगे तो रीजनल मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनफ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉपलाइन सिक्योरिटी।